बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन की हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से मिड 18 सेंचुरी से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसने सप्लाई चेन को भी स्टार्ट किया, और सप्लाई चेन में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, सेगमेंट थे, जैसे सोर्सिंग या ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऐड होती गई, चेंज होती गई, उनमें मॉडर्नाइजेशन आती गई। चूँकि प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया तो वो सारी चीज़ें भी बढ़ गई जो कि सप्लाई चेन के रिलेटेड थी। अब जब चीज़ें बढ़ती हैं तो उनमें प्रॉब्लम भी आते हैं। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर जो मालिक होता है उसकी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों को, काबिल लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को हायर किया जाए जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएं। तो जब इस तरह की चीज़ें बढ़ी, जो कि मेजॉरिटी इनमें लेबर इंटेंसिव काम की थी, कि हर काम में लेबर की ज़रूरत थी। मतलब किसी भी, जब भी कोई प्रोडक्शन ज़्यादा वॉल्यूम पे जाती है तो ज़ाहिर है उसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो जब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी आएंगे। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कुछ मैनेजर, कुछ एजुकेशनल, ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को हायर किया गया। अब वो क्वालिफाइड लोग जिनको हायर किया गया उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके पास वो ट्रेडिशनल मेथड थे, वो झटका टाइप के असूल थे जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे थे। जैसे कि मज़दूरों को हैंडल करना है तो वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, या उनको डराए धमकाएगा, या उनसे ज़बरदस्ती काम लेगा। मतलब ये वो स्टाइल है जो कि सदियों पुराना चलता आ रहा था, कि एक बंदा कोड़ा लेके खड़ा है और मज़दूरों से पत्थर उठवा रहा है कि भाई उठाओ और जल्दी जल्दी, नहीं तो कोड़ा पड़ेगा। तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो लेबर को मैनेज करने के लिए अडॉप्ट किए गए। तो इस तरह से काम चलता गया, चीज़ें रिवॉल्व होती गई, नई नई चीज़ों, कॉन्सेप्ट पे काम होता गया और वो कुछ मॉडर्नाइज होती गई। तो अब 19 सेंचुरी के शुरू में एक साहब एंटर होते हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक विंसल टेलर। FW टेलर के नाम से ये जाने जाते हैं, और इनको सप्लाई चेन का बाबा आदम भी कहा जाता है। तो ये फाउंडर हैं सप्लाई चेन के। लेकिन उस वक्त जब ये अपना वो कंसेप्ट दे रहे थे, इन्होंने जो बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो सप्लाई चेन के नाम से नहीं थी। सप्लाई चेन का कंसेप्ट नहीं था, चीज़ें चल रही थी सप्लाई चेन की, जैसे स्टोर, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, लेकिन उसका नाम सप्लाई चेन नहीं था। तो इन्होंने भी जो बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो सप्लाई चेन के नाम से नहीं थी, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल्स इन्होंने डिफाइन किए वो करंट टाइम में जो सप्लाई चेन का सिस्टम चल रहा है उसकी बेस हैं। यानी करंट टाइम की सप्लाई चेन इसी बुक के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर खड़ी है। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर जो है ये 1856 में पैदा हुए और 1915 में फौत हो गए। ये बेसिकली एक इंजीनियर थे और इनकी सारी उम्र स्टील मिल में जॉब करते हुए गुजरी। तो जब ये अपनी जॉब में थे तो इन्होंने, चूँकि ये भी लेबर इंटेंसिव रिलेटेड वर्क थे, जो भी स्टील मिल में जॉब्स होती थी वो लेबर रिलेटेड होती थी, तो इनका जो ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने जो मुशाहिदा किया तो इन्होंने कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए। इन्होंने देखा कि जो ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल का मेथड यूज़ हो रहा है इसमें बिज़नेस का लॉस हो रहा है, मैनेजमेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इन्होंने अपनी फिर जो एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की कि अगर हम इन तरीक़ों से लोगों को मैनेज करें, इनके लिए ये रूल्स अगर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ तो इससे बिज़नेस को फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि आउटपुट जो है, लेबर की आउटपुट वो बढ़ जाएगी। जब लेबर की आउटपुट बढ़ती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट पे असर पड़ता है। तो वो जो करंट टाइम में 2-3 बेसिक चीज़ें हैं सप्लाई चेन की, कि प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी की हो, मिनिमम टाइम में प्रोड्यूस हो और उस पर कम से कम खर्चा आए। तो ये तीनों चीज़ें जो सप्लाई चेन की जान है, जिसके लिए सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, यही उस वक्त फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने डिफ़ाइन की थी। टेलर ने साइंटिफिक असूलों को डिफ़ाइन किया। टेलर ने ट्रेडिशनल जो ओल्ड स्टाइल मैनेजमेंट थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए। कोई भी साइंटिफिक चीज़ बेस कर रही होती है काज और इफ़ेक्ट के ऊपर, यानी अगर कोई रीज़न है तो उसका कोई इम्पैक्ट भी होगा, उसका कोई इफ़ेक्ट होगा। तो टेलर ने यही बताया कि हर साइंटिफिक चीज़ का एक रीज़न होगी और एक इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हम रीज़न को ढूंढ लें तो उसके इफ़ेक्ट को भी पता चल जाएगा कि इस रीज़न की वजह से ये इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अगर हम कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप समझ लें तो हम मिनिमम टाइम में गुड क्वालिटी आउटपुट
और कम खर्च पर ले सकते हैं। और किसी भी मैनेजमेंट का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कम खर्च में कम टाइम में एक बेहतर आउटपुट हासिल की जा सके, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप उसको साइंटिफिक बेसिस पे कंसिडर करें। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपनी बुक जो द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें अपने 4 असूल बयान किए हैं। तो मैं उन चारों को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको समझ आए कि जो सप्लाई चेन अभी चल रही है ये उन 4 असूलों के ऊपर खड़ी है जो कि फ्रेडरिक विंसल टेलर ने बयान किए थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल नंबर 1, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर ने बताया कि किसी भी काम को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मसलन अगर आपने कुछ एडवर्टाइज करना है तो आप रेडियो पे भी कर सकते हैं, टीवी पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, अखबार में कर सकते हैं, आप पर्सनली किसी लोकेशन के ऊपर जाके कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट मेथड है एक ही काम को, मतलब एडवर्टाइज करना है किसी चीज़ को, तो लेकिन उसके डिफरेंट मेथड है। तो वो कहता है कि हमें एक एक चीज़ को अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम ये चेक करें कि हम इसको टीवी पे देंगे तो कितने लोग देखेंगे, क्या इम्पैक्ट आएगा और कितना खर्चा होगा, और उसके बाद हम फिर इसी को हम रेडियो के ऊपर करें, फिर हम एक और ट्राई करें। तो हम ये जो डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं कि किस जगह पे कितना खर्चा आएगा, क्या आउटपुट होगी, तो ये हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। ये ओल्ड मेथड है कि आप पहले एक तरीके को चेक करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर हर बंदा, हर कंपनी इसी तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट को ले कि वो 8-10 डिफरेंट तरीक़ों पे अमल करते हुए कुछ नतीजा निकाले कि ये वाला तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि अभी जो सोशल मीडिया है ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर मीडिया जो कि न्यूज़पेपर, टीवी, क्योंकि उन पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो सोशल मीडिया पे कॉस्ट कम आती है, एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो हम सोशल मीडिया को नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे और अपनी ज़्यादा तवज्जो इसी पे देंगे। तो इसी तरह से अगर हर कंपनी ये ढूंढने के लिए कि उसके लिए कौन सा मीडिया ज़्यादा बेहतर है, वो अपने रिसोर्सेज ज़ाया करती रहे, रेडियो, टीवी, अखबार और डिफरेंट जगहों पे, और उसके बाद नतीजा निकाले कि सोशल मीडिया ठीक है, तो हमें पहले से डिफ़ाइन कर लेना चाहिए, एक साइंटिफिक रूल बना लेना चाहिए कि जो करंट टाइम में सोशल मीडिया है वो नंबर 1 मीडिया है जहाँ पे आप बेहतर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कम पैसों में, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट ले सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ज़्यादा ऑडियंस ले सकते हैं। तो ये जो असूल है ये एक साइंटिफिक असूल है कि आपने डिफ़ाइन कर लिया। इसको आप इस तरह से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे ISO 9001 एक सिस्टम है, ये डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है क्वालिटी रिलेटेड, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस उसकी डॉक्यूमेंटेशन का क्या स्टैंडर्ड है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 सर्टिफाइड होगी, या फूड सेफ्टी के लिए सर्टिफाइड होगी, हैसब के लिए सर्टिफाइड होगी, गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्टिफाइड होगी, तो इसका मतलब है कि दुनिया में उस सर्टिफिकेशन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनका एक ही स्टैंडर्ड होगा। मतलब अगर वो पाकिस्तान में हैसब सर्टिफाइड कंपनी है और ऑस्ट्रेलिया में भी हैसब सर्टिफाइड है, तो दोनों का सिस्टम एक होगा, दोनों में एक ही चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच है कि आपने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लिया कि ये रूल्स हैं और यही साइंटिफिक रूल्स हैं, इससे बेहतर रिजल्ट किसी और में नहीं मिल सकता। तो अगर आपके सिस्टम में ISO 9001 इम्प्लीमेंटेड है तो इसका मतलब कि अभी तक दुनिया में इस सिस्टम से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो आपने मिनिमम टाइम, मिनिमम एक्सपेंस के अंदर रहते हुए जो बेस्ट रिज़ल्ट लेना है वो ISO 9001 इम्प्लीमेंट कर लें, और ये जिस जगह भी इम्प्लीमेंट होगा उसका सेम रिज़ल्ट होगा। तो इसको साइंटिफिक रूल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने एडवर्टाइजमेंट में एक डिफ़ाइन कर लिया कि सोशल मीडिया बेस्ट है, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ये एक ही रूल साइंटिफिक रूल है और इसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब हर कंपनी को डिफरेंट सेक्टर में रिसोर्सेज वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपना टाइम, पैसे मुख्तलिफ मद में लगा रहा है कि पहले इसको चेक कर लूँ, इसको चेक कर लूँ, इसको। तो उम्मीद है आप समझ गए कि साइंस इज़ नॉट ए रूल ऑफ थंब। ये पहला प्रिंसिपल था। और दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी कहते हैं हम आहंगी को, इत्तेफाक को, भाईचारे को, और डिस्कॉर्ड होता है इख्तलाफ। तो टेलर ने कहा कि उस ज़माने में जिस तरह की मैनेजमेंट होती थी, मतलब 3 तरह की मैनेजमेंट उस वक्त भी थी, अब भी है। एक टॉप मैनेजमेंट होती है, एक मिडल मैनेजमेंट होती है, एक लोअर मैनेजमेंट होती है।
अब जो लोअर मैनेजमेंट में वर्कर्स आते हैं जो कि काम में लगे रहते हैं सुबह से शाम, और मिडिल मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं, और टॉप मैनेजमेंट में ऑनर या जो भी सीनियर ऑनर लाइक लोग होते हैं वो होते हैं। और जो मिडिल मैनेजमेंट है ये लोअर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के दरमियान एक राब्ते का काम करती है। अब टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनानी है, काम लेने हैं, उसने मिडिल मैनेजमेंट को कहना है, और मिडिल मैनेजमेंट फिर वो काम लोअर मैनेजमेंट से ले रही होती है। तो अब चूँकि यहाँ से टेलर के जो प्रिंसिपल थे, इसके बाद रेवोल्यूशन आया, दुनिया मॉडर्नाइज हुई, मतलब सप्लाई चेन के लिए मॉडर्नाइज हुई। तो टेलर ने कहा कि भाई वो जो आप डंडा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैनेजर खड़ा है और डंडा लगा रहा है और काम ले रहा है, तो उस वक्त लोगों का ये कंसेप्ट, जो वर्कर होते थे उनका ये कंसेप्ट होता था कि भाई ये मैनेजर जो हैं ये तो बस रेस्ट करते हैं, डंडा हाथ में पकड़ के खड़े रहते हैं और हमसे काम लेते हैं और इनको हमारा कोई ख्याल नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो मैनेजर्स के ख़िलाफ़ होते थे, उनका जो ओपिनियन होती थी वो मैनेजर के ऑपोजिट होती थी। और मैनेजर ये समझते थे कि ये लोग हड्डा आराम है, काम नहीं करते, बस इनके सर पे खड़े रहो तो ये काम करते हैं, इनसे जितना काम लेना होता है उतना ये करते हैं। उसके बाद जैसे ही कोई बंदा हटता है, जो मैनेजर हटता है, तो ये नकारा होकर बैठ जाते हैं। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट था इन बिटवीन लोअर एम्प्लॉइज़ और मिडिल मैनेजमेंट, मैनेजर्स और वर्कर्स के दरमियान, ये बढ़ता रहता था, कम ज़्यादा होता रहता था, और इसकी वजह से काम पर असर पड़ता, यानी आउटपुट कम होती थी। तो टेलर ने कहा कि भाई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए लोगों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। मैनेजर्स को वर्कर्स की वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, वेलफेयर की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उनके लिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए। तो ये जो इस तरह की चीज़ें जब मैनेजर उनके लिए करेंगे तो वर्कर जो है वो मैनेजर के ओबीडियंट रहेंगे, वो समझेंगे कि मैनेजर्स हमारे खैर को आए, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी आउटपुट बढ़ जाएगी। तो ये सेकंड प्रिंसिपल था कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि हम आंगी करनी है, इख्तलाफ नहीं करना। टेलर का थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, खा वो मिडिल मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है, उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म जो है ये काम को अफेक्ट करता है, ये उसकी स्पीड कम करता है, उसकी क्वालिटी कम करता है, एक्सपेंस बढ़ा देता है। इंडिविजुअलिज्म क्या है कि मैं जो कर रहा हूँ तो ये मेरी वजह से चल रहा है, अगर मैं नहीं होगा तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, या मैं इस डिपार्टमेंट को चला रहा हूँ तो मेरी वजह से ये चल रहा है। ये जो इंडिविजुअल थिंकिंग है लोगों की, मैनेजर्स की या इवन के वर्कर्स की भी, ये नुकसानदेह होती है। इसमें लोग हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं और दूसरों को कमतर समझते हैं। तो उसने कहा कि भाई आपको टीम वर्क में काम करना चाहिए, आपको टीम बिल्ड करनी चाहिए, लोगों को बिल्ड करना चाहिए, लोगों को टीम के अंदर काम करने की मोटिवेशन देनी चाहिए। तो जो कोऑपरेशन है ये काम को बढ़ा देता है। जब आप मिलजुल के काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ने से काम का रिज़ल्ट, जो आउटपुट है वो बढ़ती है, और मिनिमम टाइम में मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम रिज़ल्ट आप गेन कर सकते हैं। और टेलर का चौथा असूल है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। टेलर कहता है कि जब हम लोगों को हायर करते हैं तो हमें चाहिए कि उनको ट्रेन करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनकी स्किल्स बढ़ाएं। हमने जो काम उनसे लेना होता है, जैसे अभी भी हम लोग जब किसी को डिपार्टमेंट में, जैसे प्रोक्योरमेंट में आप किसी को रखते हैं, सप्लाई चेन में रखते हैं, तो डिपार्टमेंट हेड या जो भी सीनियर डिपार्टमेंट में लोग होते हैं वो नए आने वालों को बताते हैं कि भाई ये काम है। बेशक उसको वो काम आता हो तो फिर भी उसको एक प्रोसीजर समझाया जाता है कि भाई ये डिपार्टमेंट है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने ये करना है। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है, जो उनकी स्किल इन्हांस करने के लिए तरीके हैं, वो मैनेजर्स को एम्प्लॉय के साथ करने चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, और एफिशिएंसी अल्टीमेटली असर करती है उनकी आउटपुट के ऊपर। तो ये चारों जो प्रिंसिपल थे टेलर के, ये बेस कर रहे थे कि आप किस तरह से मिनिमम टाइम में कम अज़ कम अखराजात करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो अभी भी जो सप्लाई चेन का कंसेप्ट चल रहा है, जिसको जो करंट टाइम में, तो वो यही है कि आप कम रिसोर्स के अंदर रहते हैं, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ मिनिमम टाइम में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अपने एंड यूज़र यानी कस्टमर को किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। तो वो जो मिनिमम टाइम, कम अज़ कम अमाउंट
और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है ये शुरू हो जाती है सोर्सिंग से लेके एंड यूज़र को डिलीवर करने तक। तो उसमें क्या कुछ आएगा, उसमें सबसे पहले आप वेंडर को सोर्स करेंगे, यानी ये सप्लाई चेन का मैं साइकिल बता रहा हूँ कि आपने वेंडर को सोर्स किया, फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइसेस ली, यानी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हो गया कि आपने वो गुड्स उसके वेयर हाउस से उठा के अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाई, फिर स्टोरेज का फंक्शन शुरू हो गया कि आपने वो स्टोर की अपने पास, फिर प्रोडक्शन को इशू की, प्रोडक्शन से फिर वो फिनिश प्रोडक्ट बनी, फिर वो स्टोरेज में चली गई, स्टोरेज से फिर वो ट्रांसपोर्ट हुई डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस आ जाता है, वो भी सप्लाई चेन के अंदर आ जाते हैं, फिर सेल वाले सप्लाई चेन के अंदर आ जाते हैं, और इवन फिर वो एंड यूज़र तक जब प्रोडक्ट डिलीवर होती है तो यहाँ तक का सारा प्रोसेस सप्लाई चेन का प्रोसेस है। और इसमें जब आप कोऑपरेशन ऐड करते हैं, इंडिविजुअलिज्म से निकल के कोऑपरेटिव रहते हैं, टीम वर्क करते हैं, हार्मनी यानी हम आहंगी के साथ मिलजुल के काम करते हैं और साइंटिफिक असूलों के मुताबिक काम करते हैं, तो आप सप्लाई चेन की वो सारी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं जो कि टेलर की बुक में लिखी हुई थी। तो इन शॉर्ट ये टेलर की जो बुक है ये सप्लाई चेन का स्टार्ट था और इसीलिए टेलर को सप्लाई चेन का बाबा आदम कहा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से फिर अगली हिस्ट्री जारी हुई, क्योंकि इसके बाद फिर वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई, फिर वर्ल्ड वार 2 हुई और वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर एकदम से दुनिया एंटायरली चेंज हुई, और जब दुनिया चेंज हुई तो साथ ही सप्लाई चेन भी चेंज हुई। तो अब उस चेन का सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट आया ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।